दोस्तों, जब समाज में आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्तर में वृद्धि होती है तब बहुत सारे अलग अलग जनपद मिलकर एक महाजनपद का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार प्राचीन काल में 16 महाजनपदों का निर्माण हुआ। इन 16 महाजनपदों की जानकारी हमें बौद्ध धर्म ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में और जैन धर्म ग्रंथ के भगवती सूत्र से प्राप्त होती है। इन 16 महाजनपदों में से बज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार और अवंती सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद थे। इन सारे महाजनपदों में से एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ भी लगी हुई थी और इनके बीच में राजनीतिक संघर्ष और अपनी सीमाओं को फैलाने जैसे बिंदुओं पर संघर्ष होता रहता था। इन्हीं 16 महाजनपदों में से एक मगध महाजनपद था और मगध महाजनपद को बाकी महाजनपदों की तुलना में सबसे ज्यादा प्रगति मिली। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। आधुनिक पटना और गया जिले इसमें शामिल थे। अभी इस नाम से बिहार में एक मंडल है, मगध मंडल। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। मगध बुद्ध कालीन समय में एक शक्तिशाली राजतंत्रों में से एक था। यह दक्षिणी बिहार में स्थित था, जो बाद में उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद बन गया। मगध जनपद की सीमा उत्तर में गंगा से, दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, पूर्व में चंपा से, पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत थी। इसकी प्रथम राजधानी राजगीर के निकट गिरिब्रज या राजगृह थी। अगर महाभारत और पुराणों की बात करें तो उसमें लिखा हुआ है कि मगध के प्रथम राजवंश की स्थापना बृहद्रथ ने की थी। इसकी राजधानी गिरिब्रज या राजगृह थी। महाभारत में बृहद्रथ का बेटा जरासंध का उल्लेख है। यह वही जरासंध है जिसका भीम के साथ मल्ल युद्ध हुआ था। लेकिन मगध का वास्तविक संस्थापक हर्यक वंश के बिंबिसार को माना जाता है। मगध के उदय के बहुत से कारण थे, जिनमें आर्थिक, भौगोलिक, राजनीतिक कारण तीनों शामिल थे। आर्थिक कारण में किसी भी क्षेत्र का उसकी प्रगति के लिए आर्थिक दृष्टि से मजबूत होना बहुत जरूरी होता है और मगध भी उनके आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो रहा था, क्योंकि मगध में अधिशेष उत्पादन होता था। इस अधिशेष अर्थात आवश्यकता के पूर्ण हो जाने के बाद बची हुई सामग्री को बेचकर धन कमाया जा सकता है और मगध में अधिशेष के उत्पादन से उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती गई। क्योंकि मगध का क्षेत्र बहुत सारी नदियों के बीच था, इसलिए वहाँ की मिट्टी भी जलोढ़ और उपजाऊ थी, जिससे कृषि को बहुत सहायता मिलती थी और अच्छा अधिशेष उत्पादन किया जा सकता था। मगध साम्राज्य आगे बढ़ने का एक सबसे अच्छा कारण यह था कि यहाँ के रहने वाले लोग ज़्यादा लगान टैक्स दिया करते थे, क्योंकि ये गंगा और सोन नदी के दोआब में पड़ता था, जिस कारण तराई क्षेत्र में कृषि ज़्यादा होती थी। कृषि ज़्यादा होने से लोग ज़्यादा कर भरते थे और राजा को ज़्यादा कर मिलने से राजा अपनी सेनाओं को, अपने खर्चों को, सबको बड़ा करता था। यही एक वजह रही जिससे मगध साम्राज्य अन्य महाजनपदों के मुकाबले बहुत आगे निकल गया। भौगोलिक कारण, मगध के भौगोलिक कारणों ने भी इसकी प्रगति में बहुत सहयोग किया, क्योंकि मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी। वह 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी और बाद में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया गया। गंगा, गंडक, सोन के संगम पर स्थित होने के कारण इन्हें संचार की रणनीतिक स्थिति का लाभ प्राप्त हुआ। सभी तरफ से नदियों से घिरे होने के कारण पटना अभेद क्षेत्र था। पाटलिपुत्र एक जल किला के रूप में था और इस पर कब्जा करना आसान नहीं था। ऐसे प्राकृतिक साधनों के कारण मगध को उसके शत्रुओं से एक सुरक्षित क्षेत्र प्राप्त होता था, जिसके कारण मगध अपने आप को सुरक्षित रख दूसरों पर आक्रमण कर अपनी सीमाओं को बढ़ा सकते थे और सुरक्षित रहते हुए अपनी प्रगति के मार्ग को आगे बढ़ा सकते थे। साथ ही इन नदियों के माध्यम से व्यापार भी करते थे, जिससे इन्हें आय प्राप्त होती थी। मगध के क्षेत्र में छोटा नागपुर का पठार क्षेत्र भी आता था, जहां से बहुत लौह अयस्क अर्थात लोहे बनाने के लिए कच्चा माल प्राप्त होता था। वैदिक काल में लोहे की खोज द्वारा एक क्रांति आ गई थी। मगध का इस लोहे के कारण बहुत विकास हुआ, जिससे वे अपने औजार और युद्ध सामग्री का निर्माण किया करते थे। ऐसे कारणों की वजह से मगध महाजनपद बाकी महाजनपदों से ज्यादा प्रगति प्राप्त कर सका और बाकी महाजनपदों से ज्यादा शक्तिशाली बन सका। राजनीतिक कारण, मगध के उत्कर्ष में राजनीतिक कारणों का बहुत योगदान था। मगध की राजनीतिक स्थिति भी बहुत मजबूत थी और क्योंकि मगध में जितने भी राजवंशों ने शासन किया उनमें अनेक महान राजा थे जो बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावी थे और राजनीतिक स्थिति को मजबूत रखने के लिए किसी भी क्षेत्र के सबसे बड़े पद, फिर चाहे वह लोकतंत्र हो या राजतंत्र का हो, उसका मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। मगध में शासन कर रहे राजाओं द्वारा अच्छा प्रशासनिक ढांचा बनाया गया और अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, जिसके फलस्वरूप मगध का राजनीतिक स्तर में बहुत विकास हुआ था, जिनमें हर्यक वंश के राजा बिंबिसार इस वंश का सर्वाधिक प्रतापी और ताकतवर राजा था। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में की थी। वह बौद्ध धर्म को मानता था। बिंबिसार महात्मा बुद्ध के समकालीन था। इसने अपनी राजधानी गिरिब्रज या राजगृह को बनाया था। बिंबिसार ने मगध पर लगभग 52 वर्षों तक राज किया। बिंबिसार एक सच्चा राजनीतिज्ञ था। बिंबिसार ने साम्राज्य विस्तार के लिए वैवाहिक, मैत्री व युद्ध नीतियों को अपनाया। वैवाहिक नीति में इसने कौशल साम्राज्य की राजकुमारी महाकौशला देवी, जो कि प्रसेनजीत की बहन थी,
उसकी दूसरी पत्नी थी चेलना, जो वैशाली के लिच्छवी प्रमुख चेटक की पुत्री थी। इसके बाद उसने मध्य प्रदेश, आज का पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से विवाह करके इन्होंने वैवाहिक संबंध कायम किया और अपने आप को और ज्यादा मजबूत बनाया। मैत्री संबंध में अवंती के राजा चंड प्रद्योत महासेन के बीमार होने पर बिंबिसार ने जीवक नामक राजवैद्य को इनके इलाज के लिए भेजा। युद्ध नीति में बिंबिसार ने अंग प्रदेश को जीतकर अपने साम्राज्य का अंग बना लिया। अजातशत्रु 493 ईसा पूर्व से 461 ईसा पूर्व तक शासन किया। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके मगध साम्राज्य की गद्दी हासिल की। इन्हें कुणिक नाम से भी जाना जाता था। अजातशत्रु के समय ही राजगृह में 483 ईसा पूर्व में पहली बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया। उदयन अजातशत्रु का पुत्र था। इसने 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर मगध की गद्दी पर बैठा। इसके समय की मुख्य घटना यह थी कि इसने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की और इसने इसी पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। हर्यक वंश के बाद मगध पर शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की, जो कि 412 ईसा पूर्व से 345 ईसा पूर्व तक शासन किया। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली स्थापित की। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ, जिसने पुनः राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित कर दी। कालाशोक के शासनकाल में ही 383 ईसा पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। इस वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। उसके बाद नंद वंश की स्थापना हुई। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। पुराणों में कहा गया है कि इस वंश का संस्थापक महापद्मनंद शूद्र शासक था। पुराणों में महानंद को सर्व क्षत्रांतक यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है तथा दूसरा भार्गव, दूसरा परशुराम भी कहा गया है। परशुराम ने कहा था कि मैं इस धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दूंगा। महापद्मनंद ने विशाल साम्राज्य स्थापित कर एक राट और एक छत्र की उपाधि धारण की। इसने पाटलिपुत्र को केंद्र पर लाया। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख से महापद्मनंद की कलिंग विजय की जानकारी मिलती है। वर्तमान का उड़ीसा पहले कलिंग साम्राज्य का हुआ करता था। इस अभिलेख के अनुसार नंद राजा जिनसेन की एक प्रतिमा उठा ले गया तथा उसने कलिंग में एक नहर का निर्माण कराया। महापद्मनंद के बाद धनानंद राजा बनता है। धनानंद सिकंदर का समकालीन था। इसके शासन काल में ही यूनानी शासक सिकंदर ने करीब 326 ईसा पूर्व में भारत की पश्चिमी उत्तर पंजाब पर आक्रमण किया। उस समय पंजाब का राजा पोरस थे। पोरस और सिकंदर के मध्य हाइडे स्पीच के युद्ध या झेलम वितस्ता का युद्ध हुआ। पोरस की इस युद्ध में पराजय हुई और सिकंदर ने पूछा कि बताओ आपके साथ क्या व्यवहार किया जाए। तो पोरस ने जवाब दिया, वही जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। इस जवाब से सिकंदर इतना खुश हुआ कि उसने उसका अपना साम्राज्य वापस दे दिया। लेकिन सिकंदर की सेना ने व्यास नदी से आगे बढ़ने से मना कर दिया। यूनानी लेखों में घनानंद के लिए अग्रमीज या जैन मीज शब्द का प्रयोग होता है। घनानंद के ही दरबार में चाणक्य रहते थे। एक बार धनानंद ने चाणक्य को अपनी दरबार में बेइज्जत कर दिया तो चाणक्य ने तब यह ठाना कि जब तक इसे पद से निष्कासित नहीं कर देता तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। तब चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैन्य शिक्षा दीक्षा में अच्छे पारंगत करके आक्रमण किया और घनानंद को हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य को मगध साम्राज्य की गद्दी पर बैठाया। इस प्रकार मगध में एक नए वंश मौर्य वंश की नींव पड़ी और इससे के पहले शासक बनते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। मगध की सैन्य ताकत काफ़ी अधिक थी। हालांकि भारतीय राज्य घोड़ों और रथों के उपयोग से अच्छी तरह परिचित थे, लेकिन मगध के शासकों ने इस सबसे पहले अपने पड़ोसियों के खिलाफ युद्धों में बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग किया था। उदाहरण के लिए ग्रीक स्रोतों के अनुसार नंद शासकों के पास 6000 हाथी थे। हाथियों का इस्तेमाल दुर्गों और संचार के लिए अन्य साधनों की कमी वाले क्षेत्रों पर हमला करने के लिए किया जा सकता था। इन्हीं सब कारणों से मगध अन्य राज्यों को विजित करने के साथ भारत के प्रथम महान साम्राज्य के रूप में स्थापित हुआ। ये थी आज की जानकारी। नमस्कार।